नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सबसे पहली बात है कि ये जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है सर, ये कहां से आया है ना? ये जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है, ये कहां से आया? तो देखो, अभी के समय में जिस समय हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन हिस्ट्री क्लास 9th, इस समय क्या हुआ है सर कि फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन हुआ है जिसका पूरे यूरोप पर एक गजब का प्रभाव पड़ा। और यूरोप में ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव इतना ज्यादा रहा कि यूरोपियन सोसाइटी चेंज होना स्टार्ट किया इसी रिवॉल्यूशन के बाद। आपको जानकर खुशी होगी या आपको जानकर के ऐसा लगेगा कि क्या उसका इंपॉर्टेंस था। तो एक बार ड्यूक मेटरनिच, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उन्होंने बोला था कि इफ फ्रांस स्नीज देन होल यूरोप सफर फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है। अब समझ सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इतना ज्यादा असर होने के बाद हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे तो हमको ये चीजें पता चलेगी सर कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे यूरोप में अपना भौकाल बना के रखा हुआ था। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना, जो सबसे पहला टॉपिक है उस पर बात करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो बताता है द एज ऑफ सोशल चेंजेस। देखिए, जब सोसाइटी बनती है ना, जब सोसाइटी बनती है तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और ये जो एस्पेक्ट्स है ये बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई सोसाइटी में एक ऐसे लोग हो जो अपने जीवन में सक्सेस हुआ हो एजुकेशन के कारण, तो आप देखिएगा क्या उस सोसाइटी में प्रत्येक लोग एजुकेशन को प्रमोट करने लगते हैं। तो मतलब जो सोशल चेंजेज होते हैं वो उस समय के किस तरीके के कॉन्टेक्स्ट है या किस तरीके का कॉन्टेक्स्ट है, इस मेथड पर चीजें होती है। सबसे पहले बात करेंगे कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू सोशल स्ट्रक्चर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद है ना, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये एक नए तरीके का सोशल स्ट्रक्चर को सोचने के लिए यूरोप में पॉसिबिलिटी, मतलब एक ऑर्डर दिया। ठीक, आपको पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पूरी सोसाइटी ई स्टेट से जुड़ी हुई थी, है ना। बिफोर द 18th century सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू ई स्टेट्स एंड ऑर्डर। फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट, है ना। अगर हम लोग ई स्टेट की बात करें तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। पहले को कहते हैं फर्स्ट ई स्टेट, दूसरे को कहते हैं सेकेंड ई स्टेट और तीसरे को कहते हैं थर्ड ई स्टेट। तो इस तरीके से अलग अलग ये स्टेट में बटा हुआ था। इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च हु कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। सबसे पहले तो वहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी वो एरिस्टोक्रेसी थी, यानी कि सरकार थी वहां पे कैसी, तो राजा महाराजा वाला सिस्टम था। और चर्च जो था वही कंट्रोल करता था किसको, इकोनॉमी और सोशल ऑर्डर को। ठीक, अगर इंडिया की बात हम करें, इंडिया की बात करते हैं तो राजा राम मोहन रॉय एंड डोरोजियो pointed out the significance of the French Revolution and many other discussing the idea of post-revolutionary European। इंडिया में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए लोग। उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम है राजा राम मोहन राय, है ना। ये जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने क्या किया, इंडियन सोसाइटी में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इंक्लूड करने का कोशिश की। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, after the French Revolution, new idea about individuals' rights and social changes began to be discouraged in Europe and Asia। देखो, अगर हम लोग इंडिविजुअल राइट की बात करें, पहले क्या था कि इंडिविजुअल राइट्स कुछ नहीं था सर। इंडिविजुअल्स राइट का मतलब है कि प्रत्येक आदमी का अधिकार, जिसको हम लोग अभी के समय में ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं, है ना।
ह्यूमन राइट जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक। और सोशल चेंजेस थी। अगर हम बात करते हैं कि ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया, अब अगर हम लोग सोशल चेंजेस की बात करें, इस सोशल चेंजेस की बात करते हैं कहां, तो रूस में। तो वहां पे ये सोशल स्ट्रक्चर 3 भागों में बट गया था। एक को कहा जाता था लिबरल्स, दूसरे को कहा जाता था कंजर्वेटिव, और तीसरे को कहा जाता था रेडिकल। मतलब जो रूस की सोसाइटी थी वो ब्रॉडली 3 भागों में डिवाइड हो गई, है ना। देयर वर ग्रुप हु वांटेड टू चेंज सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स एंड विजन। दे आर टर्म एज लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब हमें यह समझने का कोशिश करना है इसमें कि रेडिकल किसको कहेंगे, कंजर्वेटिव किसको कहेंगे, और लिबरल्स किसको कहेंगे। तो यहीं से मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आइडियोलॉजी। अब देखो आइडियोलॉजी क्या है, प्रत्येक लोगों का अपना अपना बिलीफ होता है ना, अपने अपने उसके आइडियोलॉजी होते हैं। अब देखो इसको समझाते हैं कि क्या होता है बिलीफ और क्या होता है आइडियोलॉजी। सपोज कीजिए कि किसी सोसाइटी में, हमारी जो सोसाइटी है वो कॉमनली क्या है, पितृसत्तात्मक है, इसको पैटर्नल सोसाइटी कहते हैं। हमारे घर के जब भी मालिक होंगे तो वो कौन होंगे, मेल मेंबर होंगे, फीमेल मेंबर नहीं होगी। तो ऐसा माना जाता है कि महिला जो होती है सर वो घर का काम करती है। लेकिन क्या लगता है आपको कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करती है? नहीं। तो यही बिलीफ है ना, यही बिलीफ है, यही आइडिया है। तो इस आइडियोलॉजी के अनुसार अगर हम बात करें तो यूरोपियन सोसाइटी जो थी वो 3 भागों में बटी हुई थी, रेडिकल, लिबरल और कंजर्वेटिव। रेडिकल, लिबरल और कंजर्वेटिव में वहां की सोसाइटी बटी हुई थी। ये देखिए हमारा यूएसएसआर का नक्शा है। हम जिस रूस को यहां पे पढ़ेंगे वो यूएसएसआर होगा। और इसी के बगल में देखो ये यूक्रेन है। ये पहले पूरा, अभी तो जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है बस वही रूस है ना। और ये जो ऑरेंज हल्का हल्का दिख रहा है ये तो अभी रूस से अलग हो गया। ये पूरा जो भी, ये जो पूरा पार्ट है सर, ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, है ना, ये पूरा रूस का एक समय था, है ना, ये यूएसएसआर था, समझ गए। उसके बाद ये 14-15 देशों में टूटा है। चाहे आप कजाकिस्तान की बात कर लीजिए, है ना, यूरेशिया, क्या यूक्रेन की बात कर लो, बर्लिन की बात कर लो, लीबिया का, मंगोलिया का, ये सब देश इसी से टूट के निकले। तो 3 थॉट निकले थे, रेडिकल, लिबरल और कंजर्वेटिव। सबसे पहले बात करें कि लिबरल्स थे कौन सा, किसको हम लोग लिबरल कह सकते हैं, है ना। तो वैसे लोग जो रिलीजन में टॉलरेंस चाहते थे, मतलब वो बनी बनाई परंपरा को तोड़ना चाहते थे, है ना। यानी कि जो नए चीजों को यूज करना चाह रहे थे उनको कहा जाता था लिबरल्स। लिबरल्स क्या करते थे, ये अपोज करते थे किसके, अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। जो किंग के पास उस समय का जो कंसंट्रेशन था पावर का, उसको ये अपोज करना चाहते थे और चाहते थे कि ये खत्म हो, ठीक। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये चाहते थे कि प्रत्येक लोगों के पास अपना राइट हो और सरकार क्या करे, उस राइट की रक्षा करे, प्रत्येक लोगों को उसका राइट मिल जाए, ठीक। ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते थे, इलेक्टेड पार्लियामेंट चाहते थे, है ना, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहते थे कि जो जज होते हैं, यानी जो कोर्ट होता है सर, वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, इस पर किसी भी सरकार का पावर नहीं चले। लिबरल्स और एक चीज का और मांग करते थे और वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसी को कहते हैं राइट टू वोट, है ना। और ये चाहते थे कि मेल फीमेल प्रत्येक लोगों को वोटिंग का अधिकार हो। तो ऐसे लोगों को जो टॉलरेंस ऑफ रिलीजन
डायनेस्टिक रूलर का अपोज करना, इंडिविजुअल्स राइट को मानना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मानते थे, और यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी को, ये सभी को जो सपोर्ट करते थे उनको लिबरल्स कहा जाता था। ठीक। अब देखो लिबरल्स में यहाँ कुछ फोटो है, यही लिबरल्स है। ये लोगों का मांग है कि लड़का लड़का में शादी कर सकता है। अब ये मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूं कि ये इस तरीके का डिमांड जो है वो सही है या गलत है। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है रेडिकल्स। रेडिकल क्या होते हैं? रेडिकल के लिए भी कुछ ना कुछ मान्यताएं हैं। सबसे पहले रेडिकल क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट किस पर हो, तो जो मेजोरिटी है उस देश का। ठीक। अब देखो किसी भी देश के अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं, जैसे अगर इंडिया के पॉपुलेशन की ही बात करो तो यहां बेसिकली दो तरीके के लोग हैं। एक है मेजोरिटी और एक है माइनॉरिटी। मेजोरिटी उनको कहा जाता है जिनकी संख्या ज्यादा हो, जो लार्ज नंबर में है ना, उनको कहा जाता है मेजोरिटी। और जो स्मॉल नंबर में है ना, उसको कहा जाता है माइनॉरिटी। जैसे अगर हम लोग हिंदू की बात करते हैं तो इंडिया में हिंदू क्या है सर? मेजोरिटी में है। और माइनॉरिटी में कौन है? सिख है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, मुस्लिम है, पारसी है, ये सभी। तो रेडिकल्स लोगों का मानना था कि जो मेजोरिटी कंट्री का पॉपुलेशन है उसकी गवर्नमेंट हो। दूसरा, प्रिविलेजेस को ये अपोज करते थे, मतलब कुछ लोग जो है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसको ये क्या करते थे? अपोज करते थे। लैंडलॉर्ड, बिल्ड फैक्ट्री ओनर्स, ये सब का अपोज करते थे। ठीक। उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे, है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन जो प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन कुछ हाथों में है इसका अपोज करते थे। अब इसको समझिए कि प्रॉपर्टी का कुछ हाथों में क्या है। मान लेते हैं इंडिया की टोटल इकोनॉमी 100 रुपये की है ना, तो भारत का 93 रुपया भारत के कुछ लोगों के पास है, वो 4-5 लोग हैं, है ना। भारत का 93% प्रॉपर्टी जो है वो भारत के मतलब 4-5 लोगों के पास है, वो परसेंटेज भी नहीं है। तो इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द फ्यू हैंड। इसका ये बहुत विरोध करते थे। ठीक। इसी रेडिकल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लेनिन। ये जो इमेजेस है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये लेनिन का है ना। ये इमेज किसका है? लेनिन का। अब हम इसके बाद बात करते हैं किसका? कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के मुताबिक ये वैसे लोग थे जो रेडिकल और लिबरल दोनों को अपोज करते थे। यानी ये तो ना तो रेडिकल के आइडियोलॉजी को मानते थे और ना ही लिबरल के आइडियोलॉजी को मानते थे। तो ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव कहा गया, है ना। शुरू के समय में ये कोई भी सोसाइटी में चेंजेस नहीं चाहते थे। इनका कहना था कि जो भी चेंजेस बनाए गए हैं वो हमारे पुरखों के द्वारा बनाया गया है और वो चेंजेस हमारे लिए सही है, वो सोच समझ के बनाया गया। लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिला। ठीक। उसके बाद वो चेंज चाहते थे, लेकिन वो चेंज स्लो में हो, धीरे धीरे चेंजेस हो कि सोसाइटी को पता भी ना चले और धीरे धीरे 4-5 पीढ़ी के बाद वो चेंजेस हमें सोसाइटी में दिखने लगे। तो ऐसे लोगों को कहा गया कंजर्वेटिव, है ना। कंजर्वेटिव को एग्जांपल देखिए, ये साहब है ना। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंजेस। अब देखो हुआ क्या कि जहां लोग मस्ती से अपना जिंदगी जी रहे थे, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, है ना, जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या किया? लोगों के पास जो समय था उसको खत्म कर दिया। लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में क्या किया? वो अपने ज्यादा से ज्यादा समय इंडस्ट्रीज में गुजारने लगे। इसके कारण भी सोशल चेंजेज आए। तो अब देखो क्या है कि ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मेनी चेंजेस कम्स इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी।
सम ऑफ देज आर डिस्कसिंग बिलो। नीचे कुछ बताया गया है। अब देखो ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे ये सब क्या किए थे सर, भाग भाग के, है ना, भाग भाग के शहर की ओर बढ़े। तो जिसके कारण क्या हो गया, नया सिटी का निर्माण हुआ, न्यू सिटीज, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड न्यू रेलवे लाइंस वेयर डेवलप्ड। मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन वर्कड इन द फैक्ट्री। वर्किंग आवर वेयर ऑफ्टन लॉन्ग एंड वेजेस वेयर वेरी स्मॉल या पुअर। क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो लोग शहर की ओर भागे, जिसके कारण नए नए सिटी का निर्माण हुआ, ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, रेलवे लाइंस बने। महिलाएं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो महिलाएं हो, सभी क्या किया, वर्क फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया। और फैक्ट्री में जब वो काम कर रहे थे सर, तो वर्किंग आवर अनलिमिटेड था, जबकि बेजे जो उनका तनख्वाह था, जो उनकी पेमेंट थी, वो बहुत कम थी, है ना। अब क्या है कि इंडस्ट्रीज आ तो गई थी, लेकिन इंडस्ट्रियल जो गुड्स होता है, जो इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए सामान होते हैं, उसका खपत होगा तब तो उसका प्रोडक्शन होगा। अब खपत उसका लिमिटेड था, जिसके कारण क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट सोसाइटी में खूब देखने को मिल रहा था, है ना। अब ये जो गरीब लोग थे ये किसी एक कंसंट्रेटेड जगह पे जाकर के रहे, जिसके कारण हाउसिंग और सैनिटेशन ये दोनों प्रॉब्लम बन के निकला, है ना। और जो शहर था वो बहुत जल्दी बढ़ गया, समझ गए। अब देखो, गांव को अगर हम लोग गांव की बात करते हैं, है ना, यानी कि रूरल एरिया को अगर शहर में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको एक टर्म दिया जाता है जिसको कहते हैं अर्बनाइजेशन, है ना। अ विलेज कन्वर्ट इनटू ए टाउन इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। और जब एक टाउन कन्वर्ट हो जाए विलेज में सर, तो उसको कहते हैं डी अर्बनाइजेशन, है ना। इसको क्या कहा जाता है, डी अर्बनाइजेशन, ठीक। तो ये दो टर्म यहां पे बार बार यूज होंगे। इसके बाद क्या हुआ आगे, और भी चेंजेज हो रहे थे। क्या हुआ कि सोशलिज्म की बात आई, ठीक। अब देखो मिड 19 सेंचुरी आते आते यूरोप में क्या हो गया, सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्ट वाइड स्पेयर अटेंशन। सोशलिज्म जो था वो मोटा माटी तुम कह सकते हो कि यह एक कम्युनिटी की बात करने वाली चीज थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो इलीगल घोषित किया जाता था सोशलिज्म में, यानी कि सोशलिज्म को जो मानने वाले व्यक्ति थे उसको कहा जाता था सोशलिस्ट, है ना। उसको क्या कहा जाता था, सोशलिस्ट। जो सोशलिस्ट लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोहिबिटेड मानते थे, बट हैड डिफरेंट आइडिया ऑन हाउ ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी कुड बी ऑपरेटेड। इस लोगों का ये मान्यता था कि कोई भी सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी के भी ऑपरेटेड किया जा सकता है। कैसे किया जाता है, तो इसके लिए इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसको कहते थे कंबाइंड एग्रीकल्चर, ठीक। कंबाइंड एग्रीकल्चर मतलब जितनी जमीन है पूरा का पूरा, है ना, पूरा गांव मिलकर के उसमें खेती करेगा, और जो भी उपज होगी सर वो सब बराबर बांट लेंगे। तो जिससे जितना ज्यादा जिसका खपत होगा उतना ही लेगा, तो इससे अमीरी नहीं आएगी। तो सोशलिज्म का मतलब यही था, सब एक जैसा हो, ना तो समाज में कोई अमीर हो ना कोई समाज में कोई गरीब हो। और इसके लिए क्या था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सोशलिस्ट जो लोग थे वो अपोज मानते थे या प्रोहिबिटेड मानते थे। अब अगर हम इस पर बात करते हैं आगे, तो सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओन्स। रॉबर्ट ओन्स जो थे, है ना, ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी के बारे में बात करते थे कि सर कोऑपरेटिव कम्युनिटी होना चाहिए, जिसको इन्होंने नाम दिया था न्यू हार्मोनी ऑफ इंडियाना। यूएसए में एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, रॉबर्ट ओन्स। कोऑपरेटिव कम्युनिटी का मतलब होता है कि एक 25, 50, 100, 200 लोगों की एक कम्युनिटी का एक कलेक्शन होगा, एक ग्रुप होगा जो क्या करेगा, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करेगा। यही था रॉबर्ट ओन्स का कहानी। अब इस पर हम आगे बात करते हैं, तो इस पर दूसरा जो लोग थे वो थे लुइस बैलेंस। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने वाले एक सोशलिस्ट थे।
जिनका मानना था कि सरकार को कोऑपरेटिव को बनाना चाहिए और जो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस है, जो अमीर लोगों का संस्था है, उसको रिप्लेस करना चाहिए। ठीक, ये जो कोऑपरेटिव्स है, इसको एसोसिएटेड ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर। अब ऐसे समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे 3 तरीके के लोग हैं। एक वैसे है जो मैनेजमेंट में है, दूसरा वैसे है जो मिडिल मैन है, और तीसरा लेबर है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा वो इस तीनों में बांट दिया जाएगा, है ना। यही इनकी मानना था लुइस बैलेंस का। ये जो देखो पहला इमेज आपके पास आ रहा है वो रॉबर्ट ओन्स का है, और दूसरा इमेज जो है वो क्या है, लुइस ब्लैंस का है। ये लुइस ब्लैंस साहब है ना, और ये कौन है, रॉबर्ट ओन्स साहब। अब इसके बाद कुछ और लोगों की बात करते हैं हम लोग। इसके बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, है ना। अब कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो आज के समय में कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वो क्यों ऐसा हुए सर, क्योंकि वर्कर ने काम बहुत ज्यादा किया और उस वर्कर के द्वारा किए गए काम के जो प्रॉफिट है उसका एक मोटा हिस्सा कौन रखा, कैपिटलिस्ट लोग रखे, इसलिए वो अमीर हो गए। ये कार्ल मार्क्स का आइडिया था, है ना। दूसरा क्या था कि वर्कर जो लोग हैं उसकी कंडीशन तब तक अच्छे से नहीं सुधरेगी जब तक कि जो प्रॉफिट है वो उसको एक अच्छे अमाउंट में नहीं मिले। क्योंकि सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके जो फिजिकल डिफिशिएंट है वो जितना अच्छा रहेगा सर, आपकी जिंदगी में उतना अच्छा चीजें होगी। जैसे मान लीजिए अगर आप अमीर आदमी हैं तो आपके जिंदगी में क्या होगा, कठिनाई कम होगा, और जो गरीब लोग होते हैं उनके जीवन में कठिनाई ज्यादा होती है। तो जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके टोटल प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए, तो लेबर लोगों को मिलना चाहिए। यही कार्ल मार्क्स का आइडिया था। ही बिलीव्ड दैट टू रिमूव कैपिटलिज्म वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी इन विच ऑल प्रॉपर्टी कुड बी सोशली कंट्रोल्ड। इनका कहना था कि जो भी समाज की प्रॉपर्टी है सर वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा, लेबर के द्वारा, है ना। दिस गिव्स बर्थ टू द आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। इसी तरीके के आइडिया, ये जो कार्ल मार्क्स का आइडिया है ना, ये जो कार्ल मार्क्स का आइडिया है, इसी को बाद में नाम दिया गया क्या, कम्युनिस्ट सोसाइटी, है ना। ये देखो है कार्ल मार्क्स साहब, ठीक। तो इनकी एक सोसाइटी थी जिन्हें हम लोग कम्युनिस्ट सोसाइटी कह सकते हैं। कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो किसी लोगों के पास नहीं होना चाहिए, सोशली सब इक्वल हो, कोई अमीर गरीब सोसाइटी में ना हो, ये सब चीजें। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेडरिक एंगल्स की, है ना। फ्रेडरिक एंगल्स एक अलग लोग थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि वर्कर हैव टू रिमूव कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो वर्कर है उसको कैपिटलिज्म को रिमूव करना चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करना चाहिए, ठीक। यही है फ्रेडरिक एंगल्स साहब, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किसका, सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म। देखो जैसे ही आइडिया ये फैला पूरे यूरोप में, सोशलिज्म वाला आइडिया, है ना, तो जिसके कारण दुनिया में अलग अलग चीज होने लगा, है ना। बहुत सारा इंटरनेशनल बॉडी बनने लगा, जैसे सेकंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्कर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी, ये सब बनना स्टार्ट हो गया इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब जगहों पर, ठीक। अब ये सब बना क्यों, इस पर हमें बात करना है।
तो इनको ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन था, चाहे वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हो या लेबर पार्टी हो, द एसोसिएशंस ऑफ वर्कर हो, ये सब इसलिए बन रहा था सर क्योंकि ये सभी वर्किंग और लिविंग कंडीशन जो होता है किसी भी वर्कर का, उसको इम्प्रूव करना चाहते थे। ये सब अपना एक फंड बनाए जो लेबर को जब डिफिकल्ट टाइम आए तो उसमें वो सपोर्ट कर सके उसको, इसलिए ये सब ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा रहे थे। दे डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर एंड द राइट टू वोट। लेबर लोगों से का जो वर्किंग आवर था, पहले जो वर्किंग आवर था शुरू में वो 12 घंटे का होता था, फिर 8 घंटे का डिमांड रखा गया और प्रत्येक लेबर के बारे में बोला गया कि सर उसको तो राइट टू वोट मिलना ही चाहिए, तभी जाकर वो हमारे सोसाइटी का एक अच्छा और एक समझदार सिटीजन साबित हो सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं द रशियन रिवॉल्यूशन 1905 से 1924। ये जो 19 साल का समय है, 1905 से 1924, ये 19 साल के समय को ही रशियन रिवॉल्यूशन कहा गया। सबसे पहले इसमें बात क्या करेंगे कि ये रशियन रिवॉल्यूशन था क्या, किस भूत का नाम है रशियन रिवॉल्यूशन, है ना। तो समझ लो क्या है। सबसे पहली बात है कि रसिया में मोनार्की स्टेट था, है ना। रूस जो था वहां पे किंग होते थे जिसको जार कहा जाता था। यहां पे टी साइलेंट है, जार कहा जाता था, टिसार उसको लिखते हैं। 1917 ईस्वी में ये जो मोनार्की था ये खत्म हो गया और उसके बाद फरवरी से लेकर के अक्टूबर में जो भी चीजें हुई ये सभी को रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एक एक करके बात करते हैं क्या क्या हुई इस समय। सबसे पहले सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन 1917। 1917 में सोशलिस्ट जो था वो सरकार पर हावी हो गया, सरकार को अपने हाथों में ले लिया, है ना। इसी को हम लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। 1914 में जार निकोलस द्वितीय जो कि रूस का उस समय राजा हुआ करता था, है ना, वो मॉस्को के आसपास की ही टेरिटरी उसके पास था, जो कि अभी के समय में फिनलैंड, लिथुनिया, इस्टोनिया, यूक्रेन, बर्लिन, ये सब बात जो हम बात किए थे, पोलैंड, है ना, जो पहला मैप में दिखाया था, ये सभी रूस का ही वो इलाका था उस समय का। यही देखो है जार निकोलस। ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है जार निकोलस। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ रसिया। रसिया की इकोनॉमी कैसी थी। इकोनॉमी हमको किसी भी देश का ये समझने में कोशिश करता है कि वहां किस तरीके के लोग थे और वहां के लोगों का जो नॉर्मल ऑक्यूपेशन था वो क्या है। तो 20वीं शताब्दी के आसपास की अगर हम बात करें 20वीं सेंचुरी की, तो लगभग 85% लोग रूस के किस पर डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर पर। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अगर हम देखें तो लगभग 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन किस पर डिपेंड कर रहा है सर, तो एग्रीकल्चर पर कर रहा है ना। उस समय रूस में जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहने वाले लोग थे वो यूरोपियन और भी देशों से बहुत ज्यादा थे, और जो रूस था वो एक्सपोर्ट करता था ग्रेन्स का, है ना। तो अब वहां के जो फार्मर है, जिसको कि हम लोग कल्टीवेटर कह सकते हैं, उनके ऊपर दो जिम्मेदारी थी। एक तो इतना अनाज उत्पादन करना कि वो सेल्फ कंज्यूम कर सके, साथ ही साथ उसको दूसरे देश को बेच भी सके, एक्सपोर्ट भी कर सके। तो कह सकते हो कि वहां के कल्टीवेटर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, है ना, कि अपने इतना ज्यादा अनाज का उत्पादन वो कर रहे थे। दूसरा, अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो रूस में इंडस्ट्रीज थी नहीं, ठीक। तो अगर वहां पे इंडस्ट्रीज रहेगी नहीं, या कह सकते हो कि जो भी थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज था वो दो ही जगह पे था, मॉस्को जो कि राजधानी थी रूस की, और एक सेंट पीटर्सबर्ग, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग, ये दो ही इलाके में इंडस्ट्रीज थी। तो यहाँ के आसपास के जो एग्रीकल्चर के लोग थे उनकी लाइफ कुछ हद तक अच्छी थी। बाकी पूरे यूरोप क्या होगा, बहुत बड़ा नेशन है सर, है ना।
अगर 1890 के आसपास की बात करें तो जब रूस में रेल नेटवर्क आया तो इसके साथ साथ क्या होगा, और भी फैक्ट्री लगाए गए, साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, दूसरे देश से वहां पैसा आया, दूसरे देश के इंडस्ट्रीज वहां आए। ठीक, ये सब करने से क्या हो गया कि जहां पे रूस में लेबर लोग काम कर रहा था वहां पे कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, है ना। और कहा जाता है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी वो 4 टाइम्स इंक्रीज की, है ना, क्योंकि जब भी ट्रेन जो चलेगी तो उस समय जो ट्रेन चलती थी वो कोयला पे चलती थी। ठीक, तो ट्रेन का अगर वहां पे हो चुका है इजाद या वो डिस्कवर हो गया है, रेलवे लाइंस वहां बिछ रहे हैं, तो रेलवे इंजन होगा, और इंजन किस पर चलेगा, कोयला पे, तो कोयला का प्रोडक्शन डबल हो गया। आयरन और स्टील जो था ये 4 टाइम्स बढ़ाया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं सोसाइटी ऑफ रसिया की। अगर रशियन सोसाइटी को आप अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं तो आपको पता चलेगा कि रसिया की सोसाइटी जिस तरीके से फ्रांस की सोसाइटी ये स्टेट पर डिवाइड थी सर, उसी तरीके से रूस का सोसाइटी जो था या वर्कर की जो सोसाइटी थी मेनली स्किल पे डिवाइड थी, किस लोगों को क्या काम आता है इस हिसाब से। जैसे जो मेटल के काम करते थे उसको मेटल वर्कर कहा जाता है ना, और मेटल वर्कर को थोड़ा इज्जत से देखा जाता था क्योंकि वो ट्रेंड होते थे और वो स्किल्ड होते थे, वो सीखे हुए होते थे कि मेटल का काम कैसे किया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे कि वहां की जो महिलाएं थी, जो लगभग वहां के पॉपुलेशन का 31% थी, वो फैक्ट्री लेबर थी सर। 1914 आते आते क्या हो गया कि वहां के महिलाओं को कम पेमेंट मिलता था इन कंपेयर ऑफ मेल, सेम काम के लिए। अभी तो बहुत सारे देशों में तुम देखोगे सेम वर्क सेम पे लागू हो चुका है कि आप किस जेंडर के हैं इससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप दोनों सेम काम कर रहे हैं तो सेम पे मिलेगा, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था, है ना, ऐसा नहीं था। वहां पे महिलाओं को कम पेमेंट मिलता था इन कंपेयर ऑफ मेल, जिसके कारण जो वर्कर थे वो धीरे धीरे यूनाइट होना स्टार्ट किए और अपनी वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए इंप्लॉयर पर दबाव डालना स्टार्ट किए। समझ गए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सोसाइटी ऑफ रसिया की, है तो सोसाइटी ऑफ रसिया देख ही रहे तो इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि वहां के वैसे लोग जो राजा या राज परिवार से जुड़े हुए थे उनको नोबेल्स कहा जाता था, है ना। तो वो जो थे उनकी एक अलग रुतबा थी। अब तीसरा कम्युनिटी जो आता है वो आता है किसका, किसान का, है ना, किसान का कम्युनिटी आता है तीसरा, जिसको हम लोग मीर कहते हैं। उस समय इसको मीर कहा जाता था या कोमनी कहा जाता था, जो किसान लोग थे। ठीक, उसी प्रकार से ये जो किसान लोग थे जब इनको पेमेंट दिया, पेमेंट के बारे में बोला जाता था कि क्योंकि आप अपने जमीन पर खेती करते थे इसके लिए सरकार को आपको क्या करना होगा, पे देना होगा, टैक्स देना होगा, है ना। 1902 आते आते साउथ रूस के आसपास अगर आप देखें तो लार्ज स्केल में ये चीजें चल रही थी, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन को 1905 आते आते, है ना, पूरे रसिया में फैल गया। क्या हो रहा था कि किसान की हालत कुछ भी हो, उसका अनाज अच्छा से उत्पादन हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उसे टैक्स में कोई रिबेट नहीं मिलता था। सरकार के जितना टैक्स देना है उतना उनको देना ही पड़ता था। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रशियन पीजेंट्स जो थे वो डिफरेंट जगह पे, है ना, मतलब रसिया के जो किसान थे वो यूरोप के और भी किसान से, है ना, क्या करते थे कि अपनी जमीन को मिला के काम करते थे और अपने जो नीड था उसके हिसाब से वो आगे का प्रपोजल बनाते थे। अब हम बात करते हैं सोशलिज्म इन रसिया की।
अगर हम बात करें कि रशियन रिवॉल्यूशन के समय 1914 के आसपास जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था राजा के द्वारा, है ना। अब आता है कि वहां पे लोगों का जो वहां के लोग थे यानी कि जो लेबर थे उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। कब बना? 1898 में सर, जिसको बाद में मार्क्स आइडिया कहा गया। मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो बताए थे उसके आइडिया को कहा गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण, है ना, इसको क्या किया गया? इलीगल बता दिया गया। और जैसे ही इसको इलीगल बताया गया, है ना, तो ये कर क्या रहा था? सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन था अपना न्यूज़पेपर निकाल रहा था, वर्कर का मोबिलाइटी कर रहा था, एक जगह से दूसरे जगह भेज रहा था, है ना, स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करता था, समझ गए। और यहीं से आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि यही जो मार्क्स के आइडिया को मानने वाले लोग थे, इसको दो भागों में बांटा जाता है, मेंशेविक और बोल्शेविक। ठीक, तो अगर हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ के सोसाइटी में और क्या क्या चीजें थी सर, तो इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, और वो काम ये है कि आप अपना कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें, और जो जो चीजें अभी बताई जा रही है उसको आप नोट करते जाइए एकदम पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक, देखो सोशलिस्ट लोगों जो थे वो गांव मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में वो क्या कर रहे थे? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाए 1900 के आसपास, और वो पीजेंट्स के राइट के लिए बात कर रहे थे। किसान के जो चीजें हैं, मतलब ऐसे समझो इसको कि किसान की जो समस्याएं हैं इस पर बात करने के लिए बनाया गया था क्या? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, है ना, जो ये बात कर रहा था कि किसान की स्थिति कैसे सुधरे। ठीक, अब देखो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इसी को बाद में अलग अलग लोगों के द्वारा दो तरीके के विंग्स वहां हुए, जिसको बोल्शेविक और मेंशेविक में कन्वर्ट किया गया। और व्यक्ति है जिसका नाम है व्लादिमीर लेनिन। ये बोल्शेविक ग्रुप का एक बहुत ही क्वालिफाइड मेंबर था, है ना, बोल्शेविक का। अब देखो हम करना क्या है कि इसको अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो दूसरे साइड अगर हम देखें तो मेंशेविक जो था वो चाहता था कि हमारा देश जर्मनी के जैसा चले। ठीक, तो यही है, यहीं से पढ़ रहे हैं हमको 1905 रिवॉल्यूशन, 1905 के क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि 1905 की क्रांति थी क्या। तो देखो हुआ क्या कि इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ साथ रसिया वाज स्टिल एन ऑटोक्रेसी एंड द जार वाज नॉट सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था लेकिन राजा उस पार्लियामेंट के कुछ नहीं मानने वाला लोग था। ठीक, तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हो रहा है कि रूस में एस्टोक्रेसी है और जो जार निकोलस है वो पार्लियामेंट्री के पार्ट नहीं है। 1905 आते आते सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो वर्कर थे या पीजेंट्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड रखा, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड आया ये जो है जो उस समय जो अभी के समय का पोलैंड है उस इलाके के जो इंपेरर थे, खास करके जो मुस्लिम डोमिनेंस एरिया था, है ना, वो चाहते थे कि हमारा जो इस्लाम है उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन हो और हमारी सोसाइटी कुछ चेंज करे। ठीक, अब यहां पे क्या हो रहा है कि इसके साथ साथ और भी चीजें देखने को मिल रही है। 1904 ईस्वी आते आते रूस के जो लेबर थे उसकी हालत खराब हो गई। क्यों हालत खराब हो गई सर? तो क्योंकि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, जिंदगी जीने के लिए जो जो चीज की जरूरत होती है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, है ना। और जो बेजेस था, लोगों का जो बेजेस था वो लगभग 20% घटा दिया गया, है ना। तो इस समय में जो वर्कर्स पार्टी का था, जो वर्कर के एसोसिएशन थे, देखा क्या गया कि उसके मेंबरशिप सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना।
अब ऐसा समझ सकते हो कि 1904 ईस्वी में जो पार्लियामेंट, रूस का जो पार्लियामेंट बना, उसमें रूस के वर्कर के 4 मेंबर को डिसमिस कर दिया गया। बहुत सारे लोग जो थे लेबर, वो स्ट्राइक पर जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा वर्किंग आवर घटा करके 8 घंटा किया जाए और वेजेस को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो हमारा वर्किंग कंडीशन है सर, हम जैसे माहौल में काम कर रहे हैं, इसको सुधारा जाए, है ना। तो इसके बाद हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसको कहते हैं द ब्लडी संडे, है ना। इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है, द ब्लडी संडे। देखो ये सब चीजें हो रही थी, वर्कर लोग अपना 8 घंटे का शिफ्ट मांग रहे थे, किसान लोग जो थे अपना अपना अच्छा वेजेज मांग रहे थे। जो आम आदमी था वो क्या समझ रहा था कि भाई जितना जल्दी हो सके कुछ घटाओ, महंगाई बहुत ज्यादा है ना। तो ये सब के कारण एक व्यक्ति थे उस समय के जिनका नाम था फादर गिब्सन। वो राजा के विंटर प्लेस, अब समझ लो कि राजा का कितना रईसी है यार। आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है, राजा अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग बिल्डिंग बनाकर रहता है। गर्मी में रहने के लिए अलग बिल्डिंग, ठंडा में रहने के लिए अलग बिल्डिंग, है ना। तो विंटर प्लेसेस में फादर गिब्सन के अगुवाई में 1905 ईस्वी में संडे के दिन बहुत सारे लेबर जो है वो क्या उसको कह सकते हो, पिटीशन देने के लिए गया कि भाई हमारी स्थिति को कुछ समझो यार, कैसे राजा हो तुम। राजा क्या किया, पुलिस को फायर करने का ऑर्डर दे दिया। बहुत लोग मरे और बहुत सारे लोग जख्मी हुए। इसी को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, समझ गए। और इसमें क्या हो गया कि इसके बाद ब्लडी संडे के बाद सरकार, मतलब जो राजा था, उसका जीना हराम कर दिया वहां के लोगों ने। प्रत्येक दिन रैली हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, ये सभी को मिला करके 1905 का रिवॉल्यूशन कहते हैं। मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सर 1905 का रिवॉल्यूशन क्या था, तो इसी का एक इवेंट था जिसको कहते हैं ब्लडी संडे, ठीक। अब देखो हुआ क्या कि ये सब तो हो ही रहा था, बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, है ना, बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। अब इसके लिए क्या किया कि लोग कंटिन्यू रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो गया कि पहला पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो पूरे यूरोप में जगह जगह स्ट्राइक होने लगा, यूनिवर्सिटी क्लोज हो गए, है ना। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर, है ना, ये सब अपना अपना यूनियन बनाने लगे और सब ने डिमांड रखा कि भाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। इसी में क्या होगा कि 1905 ईस्वी में ही जार जो था वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट की बात किया, जिसको डूमा कहा जाता है उस समय, है ना, डूमा। अब वहां पे जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमिटी जो था, इसमें पार्टिसिपेट किया, है ना। और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटी पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, ठीक। अब देखो क्या है कि ये जब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी पर रिस्ट्रिक्शंस हुआ, तो उस समय जार का रिएक्शन हमको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले जो पहला बार डूमा बना, तो उसको जार जो था वो डिसमिस कर दिया 75 दिन में ही। 3 महीना के अंदर सेकेंड डूमा का इलेक्शन हो गया, है ना। और जार ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि वो अपनी सुप्रीम अथॉरिटी बना के रखना चाहता था। मतलब रूस का सबसे जो पावरफुल लोग होगा वो जार होगा, वो किसी के बंधने में आने वाला नहीं है ना। और थर्ड डूमा जब आया तो वहां पे वोटिंग का लॉ चेंज कर दिया गया, कंजर्वेटिव पॉलिसी चेंज कर दी गई, है ना। लिबरल्स और रिवोल्यूशनरी को बाहर रखा गया ग्रुप से। अब आता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ है, 1914 से लेकर के 1918 तक, 1914 से लेकर के 1980 तक। इसमें जार के द्वारा लड़ा गया युद्ध। एक तो समझो पहले वहां दुनिया भर का
महामारी थी, यानी दुनिया भर की महंगाई थी, हालत आदमी का खराब था। दूसरा क्या किया, राजा और लोभ के चक्कर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। अभी मैं आपका लगभग 75% सिलेबस इस चैप्टर का खींच दिया हूं। आगे जब हम मिलेंगे तो इसके बाद पढ़ेंगे, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर से हम लोग आगे बात करेंगे। आपने इस चैनल पर आया, इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक्स। बस 2 काम करना है आपको। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन बजा दें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। और अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है, मेरा एफर्ट जो हम कर रहे हैं वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें। वीडियो को लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरीके का वीडियो और लाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।